अब हम आपको समझाते हैं SLR। इस सबसे पहली बात यह है कि SLR होता क्या है। तो SLR होता क्या है, इससे पहले जरूरी है कि SLR क्यों। RBI के सामने दो प्रॉब्लम, शुरुआत में ही बोला था बैंकिंग पढ़ाते थे स्टार्टर से मैं। RBI के सामने दो प्रॉब्लम। देखो RBI के सामने समस्या क्या है, और ये याद रख लेना, ये मेंस से पूछा जाएगा, पूछा भी गया SLR की आवश्यकता क्या है। बेसिक इसके सामने दो प्रॉब्लम्स हैं। कौन कौन सी? पहली लिक्विडिटी और सॉल्वेंसी को मेंटेन करना। ठीक, तो लिक्विडिटी और सॉल्वेंसी किसकी मेंटेन करना? मार्केट की। और मार्केट और इनके बीच में कौन है? बैंक। तो फाइनली किसकी मेंटेन करनी है? बैंकों की। किसकी लिक्विडिटी और सॉल्वेंसी? बैंकों की लिक्विडिटी और सॉल्वेंसी को मेंटेन करने के लिए आरबीआई के सामने प्रॉब्लम है। आरबीआई के सामने दूसरा प्रॉब्लम है, वो ये है कि उसको ग्रोथ भी मेंटेन करना है, इकोनॉमी की ग्रोथ भी बना के रखनी है, और इकोनॉमी में इन्फ्लेशन को भी कंट्रोल करना है। इकोनॉमी में ग्रोथ को भी बना के रखना है और इन्फ्लेशन को भी कंट्रोल करना है। ये उसके सामने दो बेसिक प्रॉब्लम्स हैं। अब हमने बताया था कि उस बेसिक प्रॉब्लम्स को किसी एक टूल से दूर नहीं किया जा सकता, तो वो कई तरीके के टूल्स इस्तेमाल करेगी। उन्हीं टूल्स में से एक क्या है? एसएलआर। तो सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर लिक्विडिटी और सॉल्वेंसी की जरूरत ही क्यों है? तो लिक्विडिटी और सॉल्वेंसी की जरूरत क्यों? इससे पहले लिक्विडिटी और सॉल्वेंसी क्या होती है हमने आपको बता दिया कि लिक्विडिटी क्या होती है और सॉल्वेंसी पैसे का मार्केट में फ्लो, लिक्विडिटी, और बैंकों का लगान या टैक्स, लगान नहीं क्या बोलेंगे, हाँ, लोन देने की जो क्षमता वो क्या होती है? उनकी सॉल्वेंसी। दोनों क्यों आवश्यक है? लिक्विडिटी इसलिए आवश्यक है ताकि आपकी इकोनॉमी चलती रहे, इकोनॉमी मूव करती रहे। अगर लिक्विडिटी इकोनॉमी में नहीं होगी तो इकोनॉमी आपकी क्रैश कर जाएगी, जैसे 1991 के दौर में हुआ था जब हमें अपने सिस्टम को ओपन करना पड़ा। तो लिक्विडिटी किस लिए जरूरी है? इकोनॉमी के लिए, मतलब इकोनॉमी के लिए सभी को जरूरी है, इकोनॉमी को समझ रहे हो ना। सॉल्वेंसी किस लिए जरूरी है? किस लिए जरूरी है? फेथ के लिए। एग्जाम्पल समझो, मैं हूं, मैंने अपना डिमांड डिपॉजिट बैंक के पास जमा किया, डिमांड डिपॉजिट बैंक के पास जमा किया, बैंक के पास 100 रुपया आया और बैंक ने मैक्सिमम प्रॉफिट के चक्कर में 100 के 100 रुपए मार्केट में लगा दिए। मुझे अचानक मेरे घर में किसी की तबीयत खराब हुई, मुझे बैंक में पैसा है इस बात का मुझे विश्वास था, मैं बैंक से पैसा लेने चला गया। बैंक से पैसा लेने चला गया और बैंक ने कहा कि मैं पैसा नहीं दे सकता हूं अभी आपको, क्योंकि मैंने सारा का सारा पैसा मार्केट में लगा दिया है। अगर ऐसा होगा तो ग्राहक यानी कंज्यूमर का, कस्टमर का विश्वास बैंकिंग सिस्टम पे होगा कि नहीं होगा? बैंकिंग सिस्टम से विश्वास खत्म होता चला जाएगा। और जब बैंकिंग सिस्टम से विश्वास खत्म होता चला जाएगा तो वही सिस्टम पैदा होगा जैसे पहले जमाने में होता था, जो बड़े बड़े गांव में ठेकेदार जमींदार हुआ करते थे, अपना पैसा करेंसी के रूप में रखते थे, उसको करेंसी के रूप में फ्लो करते थे, और दास व्यवस्था बनी हुई थी। और वैसी व्यवस्था हो जाएगी जैसे मोहम्मद बिन तुगलक के समय में हुई थी। तो आरबीआई के सामने चैलेंज ये है कि बैंकों को कुछ पैसा तो अपने पास इतना रखना ही चाहिए
कि इमरजेंसी में अगर कोई उनसे अपना पैसा मांगने आए तो वो ग्राहकों को अपना पैसा दे सकें, ताकि बैंकिंग सिस्टम भी चलता रहे, मार्केट भी चलता रहे और बैंकिंग सिस्टम पे लोगों का विश्वास भी बना रहे। क्योंकि अगर उन्होंने पैसा नहीं दिया तो पैसा मार्केट में नहीं जाएगा, पैसा मार्केट में नहीं जाएगा तो लिक्विडिटी मेंटेन नहीं होगी। क्लियर? तो इसके लिए आरबीआई ने 2 टूल्स बनाए। कौन कौन से? एक एसएलआर और एक सीआरआर। तो यहां से एक कॉन्सेप्ट और आपको समझ में आ रहा होगा कि एसएलआर का मेजर एम क्या है? लिक्विडिटी और सॉल्वेंसी को मेंटेन करना। क्या है? अगर एग्जाम में प्री में पूछता तो आप करने में सक्षम हैं। क्लियर है? दूसरा क्या है? ग्रोथ और इन्फ्लेशन। इन दोनों में रिलेशन भी याद रखना। विकास और मुद्रास्फीति, ये पूछा है हिस्से में। ठीक है? इन्फ्लेशन ग्रोथ के लिए बहुत जरूरी है, इन्फ्लेशन ग्रोथ के लिए बहुत जरूरी है, लेकिन वो इन्फ्लेशन स्टैंडर्ड कंडीशन 3 से 4 के बीच में होनी चाहिए। इन्फ्लेशन का मतलब होता है मुद्रास्फीति, कभी बाद में समझाएंगे, आज इतना समझ लो। मुद्रास्फीति का मतलब होता है गुड्स या सर्विसेज की वैल्यू का बढ़ जाना और करेंसी के वैल्यू का घट जाना। ठीक? तो इन्फ्लेशन अगर 3 से ज्यादा तो भी ग्रोथ प्रभावित होगा, इन्फ्लेशन 3 से कम तो भी ग्रोथ प्रभावित होगा। और इन्फ्लेशन लिक्विडिटी पे डिपेंड करता है। किस पे करता है? लिक्विडिटी पे डिपेंड करता है, और इन्फ्लेशन ग्रोथ को अफेक्ट करता है। तो आरबीआई के सामने चैलेंज ये है कि हमें लिक्विडिटी और सॉल्वेंसी के साथ साथ ग्रोथ और इन्फ्लेशन के कंडीशन को भी मेंटेन करना है, ताकि इकोनॉमिकल साइकिल अच्छे से चलती रहे। और इसको मेंटेन करने के लिए हमें कुछ टूल्स ऐसे अपनाने पड़ेंगे, कुछ नॉर्म्स ऐसे अपनाने पड़ेंगे जिससे सॉल्वेंसी के साथ साथ ये चीजें मेंटेन होती रहें। तो इसको मेंटेन करने के लिए उसने इन दोनों के अलावा 2 चीज और लेके आया। क्लियर है? समझ गए? तो एसएलआर क्यों आवश्यक है या क्यों आवश्यक था, ये क्लियर हो गया? कि भी कुछ पूछना है? नहीं ना? अब आते हैं एसएलआर क्या है। किसी भी बैंक का अपने पूरे इंटर बैंकिंग सिस्टम के दौरान जनरेट एनडीटीएल का कुछ परसेंटेज जो आरबीआई डिफाइन करती है, उसको रिजर्व के रूप में अपने पास रखना होता है। किसके पास रखना होता है? अपने पास। किस काम के लिए? ताकि लिक्विडिटी सॉल्वेंसी मेंटेन रहे। क्लियर है? ये एनडीटी, ये क्या होता है? एसएलआर। तो आपने क्या कहा कि एसएलआर एक परसेंटेज है। किसका? एनडीटीएल का। इस परसेंटेज को क्या करना होता है? रिजर्व रखना होता है। किसके पास? खुद बैंक के पास, बैंक के ब्रांच के पास। इतनी बात आपने क्लियर कर लिया। किस लिए रिजर्व रखना होता है? तो आपने कहा लिक्विडिटी एंड सॉल्वेंसी को मेंटेन करने के लिए। ठीक? परसेंटेज, आपने कहा परसेंटेज है, कुछ परसेंटेज का मतलब रेशियो भी है। ठीक है? तो अब सवाल उठता है परसेंटेज डिफाइन कौन करेगा? ये तो नहीं, कौन डिफाइन करेगा? आरबीआई डिफाइन करेगी। तो आरबीआई डिफाइन करेगी तो आरबीआई को पता तो है इनके पास क्या है, तो आरबीआई कहेगी हम किस पे डिफाइन करेंगे? एनडीटीएल पे। किस पे डिफाइन करेंगे? एनडीटीएल पे। तो एसएलआर किस पे बेस्ड है? एनडीटीएल पे। किस पे बेस्ड है? एसएलआर किस पे बेस्ड है? एनडीटीएल पे। और एनडीटीएल किस पे बेस्ड है?
डेली बेसिस पे। एनडीटीएल काउंटिंग कैसे होती है? डेली बेसिस पे। तो एसएलआर की काउंटिंग कैसे होगी? क्लियर है? तो एसएलआर की काउंटिंग डेली बेसिस पे की जाती है, ना कि वीकली। एसएलआर काउंटिंग किस पे की जाती है? डेली बेसिस पे। ठीक ठीक है। तो आपने कहा कि एसएलआर एक रेशियो होता है और ये एनडीटीएल पे होता है और एनडीटीएल डेली बेसिस पे होता है, तो आपने कह दिया डायरेक्ट कि ये भी डेली बेसिस पे काउंट होता है। अब सवाल ये है कि ये रेशियो कितना होता है। तो इसके लिए दो कंडीशन है। पहले 1994 से पहले, ठीक है, किससे पहले? 1994 से पहले आरबीआई ने इसके लिए दो लिमिट तय की थी, एक मैक्सिमम लिमिट और एक मिनिमम लिमिट। मैक्सिमम लिमिट थी 40%, किसका? कुल एनडीटीएल का। और मिनिमम लिमिट थी 25%, किसका? एनडीटीएल का। ठीक। लेकिन 1994 में रेगुलेशन हुआ, किसका? आरबीआई का। आरबीआई ने रेगुलेशन किया और रेगुलेशन करके धारा को क्या बोलते हैं? हाँ, नहीं धारा है, मान लो यार कुछ भी नहीं, धारा 24 में अमेंडमेंट किया और अमेंडमेंट करके कहा कि इसकी जो मिनिमम लिमिट है वो हमने समाप्त कर दिया। क्या कर दिया? समाप्त कर दिया। क्या कर दिया? समाप्त कर दिया। मतलब क्या है? एसएलआर 1994 से पहले कैसा था? इसकी एक मैक्सिमम लिमिट थी जो 40% थी कुल एनडीटीएल का। फिर मिनिमम लिमिट कितनी थी? 25%, किसका? एनडीटीएल का। रेगुलेशन हुआ 1994 में, कौन से धारा में? धारा 24 में। और रेगुलेशन के बाद अब कंडीशन ये है कि जो मिनिमम लिमिट है वो 0 कर दी गई है और जो मैक्सिमम लिमिट है वो कितनी कर दी गई? कितनी अभी भी है? 40। तो अगर आपसे कोई पूछता है कि बताइए एसएलआर की लिमिट कितनी है, तो आप बोलेंगे 0 to 40%। मतलब आरबीआई 0 से 40% के बीच में टोटल एनडीटीएल का एसएलआर घोषित कर सकती है। क्लियर है? अब आपके लिए होमवर्क ये है कि प्रेजेंट का एसएलआर कितना % है। तो आपको पता चल गया कि एसएलआर क्या है, आप समझ गए एसएलआर कौन जारी करता है, आप ये भी समझ पाए एसएलआर किस पे जारी किया जाता है, आप ये भी समझ गए कि एसएलआर की काउंटिंग किस बेस पे की जाती है, आपको ये भी पता चला कि एसएलआर की मैक्सिमम मिनिमम लिमिट में क्या चेंज हुआ है। अब सवाल उठेगा कि बैंक ये कहेगा कि ठीक है हमें एसएलआर किस में रखना है, करेंसी में या गोल्ड में या किसी और चीज़ में। तो आरबीआई कहेगी कि जिसमें मैं करेंसी रखता हूँ उसी में भी आप भी रखिए। तो एसबीआई कहेगी कि आप एसएलआर को मेंटेन कर सकते हैं 3 चीज़ों में। किसमें? पहला करेंसी में, किसमें? करेंसी में, दूसरा गोल्ड में और तीसरा गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में। अब थोड़ा सा मैं आपको एक चीज बता देता हूं। करेंसी के साथ एक पॉजिटिव पॉइंट भी जुड़ा है, एक नेगेटिव पॉइंट भी जुड़ा है। पॉजिटिव पॉइंट ये है कि इसकी लिक्विडिटी हाई है, लिक्विडिटी हाई है। नेगेटिव पॉइंट ये है कि ये खुद में इंक्रीमेंट नहीं करती है। आप जो पैसा जेब में रखे रहिए, उसमें कोई भी इंक्रीमेंट होने वाला नहीं, पैसा जेब में रखे रख के बढ़ता नहीं है। तो इसका सेल्फ इंक्रीमेंट नहीं है, सेल्फ इंक्रीमेंट नहीं है। गोल्ड के साथ क्या है कि गोल्ड के साथ पॉजिटिविटी ये है कि गोल्ड लॉन्ग टर्म का इन्वेस्टमेंट है। एक पॉजिटिविटी ये है कि गोल्ड लॉन्ग टर्म का इन्वेस्टमेंट है, आपको प्रॉफिट
देता है। इसको आप घर में भी रखें तो कोई खराब होने वाली चीज नहीं है। करेंसी को घर में रखेंगे तो गल जाएगी, फट जाएगी, या कहीं को करेंसी जैसे गवर्नमेंट ने अचानक चेंज कर दिया तो चेंज करने से वो मिट सकती है। दूसरा ये है इसकी पॉजिटिविटी कि प्रेजेंट दौर में, एरा में गोल्ड का जो लोन है, गोल्ड पे जो दिया जाना लोन है वो आसानी से मिल जाता है, गोल्ड की डिमांड बढ़ी है। लेकिन इसके साथ भी एक ड्रॉबैक है, वो ड्रॉबैक ये है कि इसका डिमांड और सप्लाई वो मार्केट के बेस पे चलता है, ना कि आरबीआई की तरह रूल बना करके करेंसी के अप एंड डाउन पे। इसका भी जो रेट है वो किस पे चलता है, डिमांड और सप्लाई। मार्केट में जैसी डिमांड होगी वैसी सप्लाई होगी, वैसे उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट या उसकी परचेजिंग पावर बढ़ेगी या घटेगी। लेकिन अमूमन गोल्ड की परचेजिंग पावर घटती हुई हमने अभी तक नहीं देखी हुई है। क्लियर है। और गवर्नमेंट सिक्योरिटीज वो होती हैं जिनको जारी तो गवर्नमेंट करती है, लेकिन इसको बेचती कौन है, आरबीआई। गवर्नमेंट सिक्योरिटी का मतलब होता है गवर्नमेंट जिम्मेदारी लेती है कि ये मेरा डॉक्यूमेंट है, इसको अपने पास रखो और इसको रख करके हमें पैसा दो। तो उसकी जिम्मेदारी कौन लेता है, कौन लेता है, गवर्नमेंट। बेचता कौन है, आरबीआई। क्लियर है। और ये गवर्नमेंट सिक्योरिटीज होते हैं 90 डेज के, 180 डेज के, 365, 3 तरीके के गवर्नमेंट सिक्योरिटीज होते हैं। और इसका एक एग्जांपल आपको पता है, ट्रेजरी बिल, ट्रेजरी बिल्स। ट्रेजरी बिल्स एक गवर्नमेंट सिक्योरिटीज है। क्लियर है, समझ गए। तो एसएलआर में इतनी बात समझ में आ गई। अब एक छोटा सा कॉन्सेप्ट समझाता हूं आपको, बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे समझो, इसको समझना बहुत बेसिक चीज है। एसएलआर है, मैंने एमएसएफ का नाम लिया था ना। आखिर एमएसएफ करता क्या है, एमएसएफ की जरूरत ही क्यों पड़ी, वो समझाता हूं मैं। बोलने तो मैं एक लाइन में बोल दूंगा अभी कि एमएसएफ होता है जो इंटर बैंकिंग सिस्टम को मेंटेन करने के लिए आरबीआई पैसा देता है 9% से ज्यादा ब्याज पे, लेकिन वो मजा आएगा नहीं। तो समझो कैसे है। मान लो कि आरबीआई ने ये कहा एसबीआई से कि भैया आपका 15 तारीख का जो एनडीटीएल है वो 100 रुपया है। कितना है, और आपको 23% यानी कि 23 रुपया मेंटेन करके रखना है। ठीक, ऐसा कहा आरबीआई ने उनसे। तो इन्होंने कहा ठीक है भैया, लो हमने 4 रुपया, हमारे पास करेंसी थी वो हमने रख दिया। तो उन्होंने कहा ठीक है। फिर उन्होंने कहा दिया हमारे पास 18 रुपये का, 5 रुपये इसको कर दो। उन्होंने कहा हमारे पास 18 रुपये का गोल्ड है, 18 रुपये का गोल्ड है। तो हमने 18 का गोल्ड रख दिया और 5 की करेंसी हम आज के डेट में रख देंगे, क्योंकि हमने कल के डेट में 18 रुपये का गोल्ड हमने रखा है। कि जो 18 रुपये का आपने गोल्ड लिया था, तो इसको आपको करेंसी में चेंज करना पड़ेगा। तो बैंक जाएगा मार्केट में बेचने। तो बैंक के साथ 2 कंडीशन हो सकती। केस नंबर 1, केस नंबर 1 कि उस गोल्ड का रेट बढ़ जाए। गोल्ड का रेट कितना हो जाए, बढ़ जाए। और मान लो गोल्ड का रेट बढ़ के कितना हो गया, 19 रुपये। कितना हो गया, 19 रुपया। 19 रुपया हो गया। तो अब एनडीटीएल पे जो हमें रखना था कितना था, 23 रुपया रखना था ना। अरे बोलो हाँ ना। हमारे पास 5 रुपया पहले से है, 5 रुपया करेंसी के रूप में पहले से है। ठीक, और हमने गोल्ड बेच के कितना कमाया, 19 रुपया। टोटल कितना हो गया, 24 रुपया। रखना कितना हमें है, 23 रुपया। एक्स्ट्रा कितना हो रहा है, 1 रुपया। तो आरबीआई ये कहती है कि हम आपको रोकेंगे नहीं। आप इस 1 रुपये को कहाँ डाल दो, कहाँ डाल दो। क्यों किया ऐसा उसने, क्योंकि अगर 1 रुपया मार्केट में नहीं डालोगे तो आपने 1 रुपया मार्केट से खींचा है, लिक्विडिटी को अपने अंदर खींच लिया है। और लिक्विडिटी मेंटेन करने के लिए जरूरी है कि ये 1 रुपया बाहर जाए। आपको कितना रखना है, 23 ही रखना है। तो पहली कंडीशन तो ये बन सकती है कि रुपये गोल्ड का रेट बढ़ा हुआ हो और एक्स्ट्रा पैसा बैंक के पास आ जाए, तो बैंक उस पैसे को इन्वेस्ट
करेगी मार्केट में। अब आगे हम बताएंगे कि अगर मार्केट में पहले से बहुत पैसा है तो आरबीआई कहेगी इसको आप हमारे पास दे दो रेपो रेट के या रिवर्स रेपो रेट के रूप में। एक कंडीशन तो ये बन सकती है गोल्ड की आपकी, ठीक। दूसरी कंडीशन देखो क्या बनेगी। दूसरी कंडीशन ये है कि जब ये मार्केट में बेचने जाए तो गोल्ड का रेट डाउन हो। गोल्ड कितना रुपया हो? 17 रुपया। कितना रुपया हो? इसने मार्केट में बेचा, उसको कितना मिला? 17 रुपया। और हमें एनडीटीएल के हिसाब से मेंटेन कितना करना है? 23 रुपया। हमारे पास करेंसी कितनी है? करेंसी कितनी है? 5 रुपया। और फिर हमारे पास गोल्ड से कितना मिल गया हमें? 17 रुपया। हुआ कितना? 22 रुपया। कमी कितने की है? 1 रुपये की। तो आरबीआई कहेगा, बैंक ये कहेगा कि भैया अब हम क्या करें, हमारा एसएलआर तो मेंटेन नहीं हो पा रहा है। तो आरबीआई कहता है आपका एसएलआर मेंटेन नहीं हो पा रहा, आप घबराओ नहीं, आप हमसे पैसा ले लो एमएसएफ के तहत। आप हमसे वो 1 रुपया एमएसएफ के तहत ले लो और अपना एसएलआर मेंटेन कर लो। तो समझ गए ना एसएलआर एमएसएफ क्या है? तो यहाँ तक पूरा आपका एसएलआर क्लियर हो गया। अब एक कॉन्सेप्ट और है, हमें देखना है कि एसएलआर और लिक्विडिटी का रिलेशन क्या है। एसएलआर और लिक्विडिटी के बीच क्या रिलेशन है? देखो, एसएलआर कितना रखना है? 23 रुपया। एसबीआई के पास है कितना? 100 रुपया। अब पहली कंडीशन देखो कि आज मान लो एसएलआर हो गया 24 रुपया, मतलब अब मार्केट में कितना रुपया गया? स्टैंडर्ड कंडीशन में मार्केट में क्या रुपया गया? 76 ना, 77 ना, ये मार्केट में गया। स्टैंडर्ड कंडीशन मान लो है ये है कि 23 रुपया एसएलआर है, 23, 100 रुपया एसबीआई के पास था। तो एसएलआर मेंटेन करने के बाद 77 रुपये मार्केट में चले गए, ठीक। पहली कंडीशन मान लो कि एसएलआर 24 हो गया। एसएलआर 24 हो गया तो अब कितना पैसा बचा मार्केट में जाने के लिए? 76। यानी कि इसकी तुलना में मार्केट में जो पैसे का फ्लो है क्या हो गया? मार्केट में पैसे का फ्लो कम हो गया। इसका मतलब लिक्विडिटी क्या हो गई? कम हो गई, ठीक। दूसरी कंडीशन ले लो कि मान लो स्टैंडर्ड एसएलआर 23 है और अभी एसएलआर हो गया 22 रुपये। कितना हो गया? 22 रुपये हो गया। इसका मतलब, रुक जाओ, अब मार्केट में जाने के लिए कितना बच गया? 78। 78 का मतलब मार्केट में जो फ्लो है वो बढ़ गया, घट गया? बढ़ गया। फ्लो बढ़ गया तो लिक्विडिटी बढ़ेगी, घटेगी? बढ़ जाएगी। क्लियर है? इसका मतलब ये है कि ये स्टैंडर्ड एसएलआर है। जब एसएलआर बढ़ रहा है तो लिक्विडिटी कम हो जा रही है, और जब एसएलआर घट रहा है तो लिक्विडिटी बढ़ जा रही है। तो इसका मतलब क्या है? एसएलआर 1/लिक्विडिटी। ठीक, क्लियर है? एसएलआर, इसका मतलब एसएलआर बढ़ेगा तो लिक्विडिटी घटेगी, एसएलआर घटेगा तो लिक्विडिटी बढ़ जाएगी। क्लियर? इतना समझ गए? तो ये पूरा कॉन्सेप्ट था आपके एसएलआर का, ठीक। अगली किसी क्लास में हम डिस्कस करेंगे सीआरआर और आगे की पूरी प्रक्रिया।